फुल कैरी देते हैं क्या? चलो कहाँ तक हुआ था? कल आपने कर लिया था बेटा? पेज हो गया था, फेज डिफरेंस आपको बता दिया था। ठीक, आगे लिख लीजिए बेटा टाइम डिफरेंस। गेट टाइम मल्टीपल लाभ लगा के पीछे वाला जला दो, वो साइन करता है। चलो देखो बेटा नेक्स्ट टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस क्या होता है बेटा? टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस कैसे कहेंगे? बोलोगे? टाइम डिफरेंस कल फेज डिफरेंस आपका हो गया था। देखो अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू 5 है बेटा, ठीक, कितना है आपका फेज डिफरेंस? 5 है, तो उनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस आपका होता है उसी को हम लोग टी डी से दिखा लेते हैं। T/2 पाई, T/2 कितना? 2 पाई इंटू 5। ठीक, देखो एक साइकिल पूरा कंप्लीट करने में आपको जो टाइम टेकन होता है हम लोग क्या कहते हैं? टी, और उसमें जो फेज आपका टोटल होगा वो 2 पाई के बराबर होगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई के बराबर होगा। तो 2 पाई अपान कितना? T/2 पाई इंटू 5 के क्या हो जाता है आपका? इक्वल हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम डिफरेंस। तो लिख लीजिएगा इफ फेज डिफरेंस बिटवीन alternating current and voltages, alternating current and voltages phi, alternating current and voltage phi, अगर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस की वैल्यू कितना है बेटा? 5, देन टाइम डिफरेंस between them is given by, time difference between them is given by, तो टाइम डिफरेंस टी डी की जो वैल्यू आपकी होगी टाइम डिफरेंस, इसी को टी डी से दिखा देते हैं। T/2 पाई इंटू पाई के बराबर होता है। ठीक, T/2 पाई इंटू क्या हो जाएगा? पाई। थोड़ा सा इसको समझ लो मीनिंग क्या हुआ बेटा। जैसे होता है ना, आपको बोलोगे एक साइकिल जब कंप्लीट होती है, एक साइकिल आपको कंप्लीट करने के लिए कितना, ये सिचुएशन आपका यहाँ वर्जिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वर्जिन से आप स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इनके बीच में जो आप दिखा रहे हैं ये आपका वर्जिन से, अगर दोनों चीज़ें सेम यही वर्जिन से स्टार्ट हो रही है तो हम लोग कहते हैं फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 है तो टाइम डिफरेंस होगा क्या भाई? अगर फेज डिफरेंस नहीं है तो टाइम डिफरेंस होगा क्या? नहीं हो सकता, टाइम डिफरेंस नहीं होगा। टाइम डिफरेंस ना होने का मीनिंग ये होता है बेटा कि जैसे जैसे आपका वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। ठीक, तो अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू आपकी क्या है? 0 है, तो टाइम डिफरेंस की वैल्यू भी 0 होगी, यानी कि दोनों का साथ साथ इंक्रीजमेंट या क्या होगा? डिक्रीजमेंट होगा। इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट दोनों का कैसे होगा? आपका साथ साथ होता है, तो इसलिए उस कंडीशन में कहेंगे टाइम डिफरेंस की वैल्यू 0। बट अगर मान लो फेज डिफरेंस की वैल्यू है, जैसे कल हम लोगों ने बोला था अभी इलेक्ट्रिक सर्किट जब लेते हैं तो वोल्टेज आपका लीड करता था, करंट आपका क्या करता था? लैग करता था। अब यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो गया तो करंट हमारा यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है ना। जब ये पीक पे तो वो मिनिमम पे, ये मिनिमम पे तो वो पीक पे, ये कंडीशन आपकी होती थी। तो यहाँ पे क्या होगा? इनके बीच में अगर आप दिखाएंगे तो ये हमारा कैसा है? ये करंट आपको मालूम दिखा दिया, इसको हमने वोल्टेज को दिखा दिया, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है? पाई/2। जब ये 0 पे है तो ये कहाँ पे है? मैक्सिमम पे। जब ये मैक्सिमम पे हुआ तो बेटा ऐसे करस्पॉन्डिंग है 0 पे। जब ये नेगेटिव में मैक्सिमम पे तो ये 0 पे, जब ये नेगेटिव मैक्सिमम पे तो ये फिर क्या है? मतलब एक मैक्सिमम दूसरा क्या हो रहा है? 0 पे।
एक मैक्सिमम पे तो दूसरा कैसा है आपका 0 पे हो रहा है। तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है पाई की वैल्यू कितनी हो गई है, यानी पाई की वैल्यू आपको पता है कितना होता है पाई/2। पाई की वैल्यू कितनी है आपकी पाई/2 है। अब इस कंडीशन में अगर पाई की वैल्यू बेटा पाई/2 है तो हमें टाइम डिफरेंस निकालना हो। टाइम देखो एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा टाइम जो लगता है वो t लगता है, t यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना होगा t होता है, यानी कि इसको पीक तक जाने का t बाई कितना दिया था 4 होता है ना। तो टाइम डिफरेंस की वैल्यू अगर आप मान लो एक वर्जिन पे है दूसरा मैक्सिमम पीक पे है तो इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस t/4 होना चाहिए, कितना होना चाहिए t/4। अब देखो यहाँ से लग रहा है कि नहीं, अगर इसके बेस पर हम लोग यहाँ टाइम डिफरेंस निकाला जाए टाइम डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो आपका फार्मूला लिखा t अपान कितना 2 पाई इंटू पाई, और पाई की वैल्यू कितनी है पाई/2। देखो पाई/2 कर लिया ना, दोनों वेव्स के बीच में यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में टाइम डिफरेंस कितना आ गया t/4 आया ना, जो हमारा डायग्रामेटिकली भी क्या होता है प्रूव होता है कि अगर एक पीक पे है दूसरा आपका 0 पे है तो उन दोनों के बीच का बेटा टाइम डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी t/4, और फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई आपका कितना पाई/2 आ गया। ठीक है, तो ये केस होता है, इसे हम लोग कहते हैं टाइम डिफरेंस। ठीक, आगे लिखेंगे, समझ गया ना आप। हाँ बेटा, हर जगह नहीं, यहाँ पे पाई/2 है। जब एक ओरिजिन पे है दूसरा मैक्सिमम तो एक कहाँ पे ओरिजिन, तब हमारा पाई/2 है। ठीक, 90 डिग्री। ठीक है, और जब आपका कहीं और बीच से होगा तो डिपेंड करेगा कहाँ से वेव कैसे कहाँ से वो हो रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो 90 ही रहता है, 120 वो डिपेंड करता है आपका किस टाइप का सर्किट है। ठीक, टाइप ऑफ सर्किट पे डिपेंड करेगा क्या क्या उसमें प्रेजेंट है। कल एब्सेंट लोग खड़े हो जाओ बेटा, जो एब्सेंट थे कहाँ थे साहब लोग। अच्छा प्रैक्टिकल था तो आप बैठ गए, आप तो सब सम्मत से, हाँ मान्य है आपका, बैठो। आपका भी प्रैक्टिकल होगा, आपका भी प्रैक्टिकल था, ग्रेजुएट का प्रैक्टिकल चल रहा है। अच्छा तब आप भी, आप हमें प्रैक्टिकल था, आप भी तब होगा। अच्छा कल भी है, आपकी पड़ोसी कहाँ रह गई। अच्छा उसकी तबीयत खराब हो गई। आप जी, अच्छा तबीयत खराब, तो प्रैक्टिकल नहीं था ना, बैठो। किसका, अच्छा तृप्ति कैसी ले गायब है। अच्छा आपको मैसेज की थी, चलिए ठीक। क्या सूचनार्थ हम कल भी खुद ही एब्सेंट थे, है ना, कल आप भी गायब थे। अच्छा लेट में आए थे, चलो 10 मिनट बचा। तो कंडीशन हो गया यहाँ पे, टाइम डिफरेंस की बात आपने कर लिया तो कितना हो गया बेटा, समझ गए ना क्या माइनिंग हो गया दोनों का। तो ये होता है बेटा फेज डिफरेंस और क्या टाइम डिफरेंस क्या होगा, इसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आगे आता बेटा, हाँ किसको जी वर्जिन से स्टार्ट करें, हाँ हाँ वो ऊपर ही रहता है उसमें, हाँ तो फेज 0 हो गया, फेज डिफरेंस 0 हो गया उनके बीच, फेज वही रहेगा, और फेज 0 रहेगा तो टाइम डिफरेंस भी 0 होगा। अरे सुना ऐसे भोजपुरी समझ लिया देखो, ठीक, कि एक वाला दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना अग्रगामी या पश्चगामी, सुना है ना, ठीक है, आगे है या पीछे है। जब हम ओरिजिन से चूंकि कंसीडर करते हैं तो जब एक ओरिजिन पे है तो दूसरा वाला देखो मैक्सिमम पे है, तो इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है ना, वोल्टेज क्या कर रहा है। अभी जब हम लोग सर्किट इसी में पढ़ेंगे आगे तो उस केस में आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट पढ़ेंगे, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, ठीक, तो उसमें आपको ये चीज़ें डिटेल में बताई जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा करंट की तुलना में ये क्या है, लीड कर रहा है, मतलब आगे है। अब कितने से आगे है, जब 0, चूंकि डिफरेंस जो होता है ना, ऐसा देखो 360 डिग्री होता है, तो यहाँ से यहाँ पाई/2 कितना 2, ये भी पाई/2, ये भी पाई/2 और ये भी पाई/2, मतलब पाई/2 के फ्लक्चुएशन हम लोग दिखाते हैं। ठीक, तो अगर आपका क्या है करंट आपका यहाँ पे है और ये समय पीक पे पहुंचा, इसका मतलब इसकी तुलना में पाई/2 क्या करेगा, लीड करेगा, वोल्टेज लीड द करंट बाई पाई/2। ठीक, फिर अगर आपका करंट मान लो यहाँ पे होता, वोल्टेज यहाँ पे होता, तो करंट लीड का क्या वोल्टेज बाई पाई/2 हो जाता है। या मान लो करंट हमारा यहाँ पे है, वोल्टेज नीचे आ गया, ठीक, तो करंट आपका क्या करता है, लीड करता, वोल्टेज चूंकि निगेटिव में है तो लैग करता। अभी जब डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। ठीक, ये हो गया भैया।
तो इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा टाइम डिफरेंस क्या होगा, कैसे होगा, इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, अभी आगे हम लोग फेजर डायग्राम वगैरह जब पढ़ेंगे अलग अलग सर्किट, तब उस समय वहाँ पे फेजर डायग्राम बताएंगे, ठीक। या तो लिख लीजिए लाइन में क्या होता है, तो वहाँ पे जब पढ़िएगा तो पढ़ा जाएगा। देखिए फेजर डायग्राम बार बार अभी आएंगे हम लोग फेज। फाइव का मान 0 या 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और 180 हो सकता है सर, एक तो ऊपर हो एक तो नीचे हो, तब अपोजिट हो गया। बट अपने यहाँ जो सर्किट हम लोग पढ़ेंगे वो 90, या जब दोनों LC सर्किट लेते हैं तब वहाँ पे आपका अपोजिट में आता है। ऐसे सम में 40-50 हो सकता है, लेकिन करेंगे हम लोग जो पढ़ते हैं वो वही 0 और 90 के बीच में फ्लक्चुएट करें, मतलब 90 का डिफरेंस लेते हैं, ठीक। क्योंकि अपने यहाँ जो सर्किट मिलती है वो उन्हीं टाइप की मिलती है। तो लिखिएगा आगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हो गया। देखिए ये डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज as vectors with the phase angle with the phase angle between them is called phasor diagram। हो गया। अब अलग अलग अभी टाइप के जब हम लोग सर्किट पढ़ेंगे बेटा, तो वहाँ पे फेजर डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वोल्टेज और करंट के बीच का क्या एंगल है, उसको हम लोग इसके बेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। जब अभी आप आगे पढ़ेंगे जैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में होने का मतलब हो गया बेटा कि उनके बीच का फेज डिफरेंस कैसा हो गया, 0। तो एक ही एक्सिस अलांग एक्स एक्सिस हम दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। जब इंडक्टिव सर्किट पढ़ेंगे तो करंट को हम लोग एक्स एक्सिस के अलांग ले लेते हैं, और इंडक्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम लोग वाई एक्सिस के थ्रू ले लेते हैं। प्योरली कैपेसिटिव पढ़ेंगे तो करंट को एक्स में ले लेंगे, तो वोल्टेज को हम लोग माइनस का किस में वाई में ले लेंगे। तो वो चीज़ आपकी जो होती है, यानी करंट और किसके बीच में, वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है, वो उसको हम लोग फेजर डायग्राम के बेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आगे जब पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के सर्किट, तो वहाँ पे अलग अलग डिजाइन किया जाएगा बेटा, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा, हेडिंग करो बेटा। नहीं सुना है, लिखा दे, बना दे तुम, लिख लो भैया। अभी आगे आएगा तो बताएंगे। जैसे अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए तो बी आर और आई दोनों सेम फेज में, ये ओमिक सर्किट है, आर सर्किट, मतलब ऐसे सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या हो गई, 0। दोनों आपका क्या हो गया, सेम फेज में है। जब हम लोग अभी इंडक्टिव सर्किट पढ़ेंगे, इंडक्टिव सर्किट में आई को एक्स में ले लेंगे, वी आर को हम लोग वाई में, तो देखो यहाँ पे फेज की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2 हो गया। ये फेजर डायग्राम कहलाएगा, ठीक। अगला क्या लेंगे, अगर हम लोग प्योरली कैपेसिटिव ले लेंगे, तो कैपेसिटिव सर्किट में अगर इसको आई को एक्स एक्सिस में लेंगे, तो जो BC आपका होता है कैपेसिटेंस के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप जो BC होगा, इसे हम यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे 5/2 है। लेकिन लीडिंग फैक्टर कौन हो गया होगा, करंट लीड कर रहा है। यहाँ वोल्टेज लीड किया, यहाँ करंट लीड किया, यहाँ दोनों क्या हो गए, सेम। ये होता है हमारा कौन सा, इंडक्टिव सर्किट या सर्किट कहते हैं, ठीक। और इसे कैपेसिटिव सर्किट तो C सर्किट आप कहते हैं, ठीक। कौन सी सर्किट होगी बेटा, C सर्किट। प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली रेजिस्टिव। तो ये कंडीशन होता है। डिफरेंट टाइप के सर्किट क्या होंगे उसके बेस पर आप यहाँ से डिनोट कर लेते हैं। अलग अलग टाइप के सर्किट क्या होंगे उसके बेस पर आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। हो गया।
सर जी यहाँ आई वाला कैसे लिखा जाएगा? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 या बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, यही बी इक्वल टू बी नॉट साइन, अगर अपने इस डायग्राम को काटें बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अभी आगे सब बताएंगे। हो गया बेटा? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेंगे बेटा, एक टर्म आता है इम्पीडेंस, एक होता है क्या रिएक्टेंस, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, तो कुछ टर्म्स पढ़ लीजिए, लिखिएगा हेडिंग। हेडिंग करो इम्पीडेंस, IMPEDANC, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस बेटा IMPEDANC, इम्पीडेंस। जेड से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, किसको? जेड से। इम्पीडेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? जेड से। ये क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिबाधा हिंदी के। तो ये तो सब ये सर्किट पढ़ा था कभी पढ़ा था, वो तो सर्किट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे वैल्यूज का लिखेंगे। ठीक, तो अभी यहाँ पे होता क्या है उसको जान लीजिए, जैसे जो लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक, तो लिखिएगा बेटा इम्पीडेंस। जैसे हम लोग ओमिक सर्किट में रेजिस्टेंस पढ़ते थे ना, तो जब कंबाइंड सर्किट हम पढ़ेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट अपोजिंग फैक्टर जो काम करेगा उसी को टर्म देते हैं बेटा इम्पीडेंस कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? द अपोजिशन ऑफर्ड बाई ए कंबाइंड सर्किट इज नोन एज क्या? इम्पीडेंस। जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट आप लेंगे तो वहाँ पे उसी को टर्म देते हैं इम्पीडेंस। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट लेंगे तो उसे आप रेजिस्टेंस कह लेते हो, प्योरली इंडक्टिव सर्किट ले लेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कह लेंगे, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ले लेंगे तो उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह लेते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए इम्पीडेंस। ठीक है, द पोजीशन ऑफर्ड बाई AC circuit to the flow of AC circuit to the flow of AC to the flow of AC through it is defined as impedance, डिफाइंड है क्या होगा बेटा? इम्पीडेंस। लिखिए इट्स यूनिट सभी के ओम ही लेंगे बेटा, जो रेजिस्टेंस का होता है वही यहाँ पे लेंगे। इट्स यूनिट इज ओम, OHM, इट्स यूनिट इज ओम। तो यूनिट क्या होता है उसका बेटा? ओम होता है। ठीक, दूसरा लिखिएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस को दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक इंडक्टिव दूसरा कैपेसिटिव, तो सीधे हम लोग रिएक्टेंस कह ले रहे हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस REACTANC, रिएक्टेंस रिएक्शन से दिखाएंगे बेटा, YXL, कैपिटल X स्मॉल l कर लीजिए। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है ये आपका क्या? अपोजिशन ऑफर्ड बाय क्या? किसके? प्योरली इंडक्टिव जो सर्किट्स आपकी होंगी, रेजिस्टेंस यानी कि अपोजिशन ऑफर्ड बाय प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज कॉल्ड क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा। तो लिखिएगा अपोजिशन ऑफर्ड बाय किसके द्वारा ऑफर किया जाएगा? प्योरली इंडक्टेंस या इंडक्टिव सर्किट कर लो, प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसी को टर्म देते बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस। और आपने पढ़ा होगा सब लोगों ने XL इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू L, और ओमेगा बराबर पाई L इंटू L ले लेते हैं, तो पाई L। यह यहाँ फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखेंगे। यह क्या होती है? फ्रीक्वेंसी आप यह जो है फ्रीक्वेंसी आप AC होती है, फ्रीक्वेंसी आप AC, तो AC सप्लाई दी जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं। हो गया? यस सर। अब चूंकि DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कितने लोग बोलते हैं? DC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है?
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सप्लाई? जीरो। और जब डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो इसके इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होगी? जी, या इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा? वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, डीसी सप्लाई के लिए बेटा अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करेंगे तो इसकी एफ की वैल्यू जीरो होती है। तो जब एफ की वैल्यू जीरो होगी तो वहाँ पे आपका वैल्यू जो आपका होगा एक्सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एफ की वैल्यू अगर जीरो है तो एक्सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? जीरो हो जाएगी। हो जाएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाती है। तो लिख लेना भाई, सिंस फॉर डीसी एफ इक्वल टू जीरो, सो एक्सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेल की वैल्यू बेटा जो होती है वो क्या हो जाती है आपकी? जीरो होती है। ठीक, आगे लिखेंगे एक्सेल की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस अभी एक आपके फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहे हैं, तो सर्किट में सीधे बता देते हैं। ठीक, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखिएगा, इसे एक्सेस से रिप्रेजेंट करते थे, इसे एक्सेल से, इसे किसे? EXC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिख लीजिएगा, अपोजिशन ऑफर्ड बाई कैपेसिटिव सर्किट, अपोजिशन ऑफर्ड बाई कैपेसिटिव सर्किट, अपोजिशन ऑफर्ड बाई कैपेसिटिव सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, is called capacitive reactance. Opposition offered by capacitive circuit is called capacitive reactance. क्या कहलाएगा वो? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पे जो बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसे एक्सी से आपने रिप्रेजेंट किया। एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा/c होता है। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एफ, यानी कि जो एक्सएल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि जो एक्सी आपका होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका? फ्रीक्वेंसी के होगा। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा तो आएगा 1/2 पाई एफ इंटू सी। 1/2 क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ सी के क्या होता है आपका? इक्वल होता है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इसी टाइम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अरे वो रिजोनेंस सर्किट पढ़े नहीं, कोई नहीं करेंगे रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बात। तो उस केस में क्या होता है वहाँ से दिखाते हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सेल और एक्से दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। तो अभी सर्किट जब पढ़िएगा तो पढ़िएगा, अभी सर्किट में जिसकी ज़रूरत है वो खाली बताया जा रहा है, जो टर्म्स आएंगे बार बार उनको खाली बताया जा रहा है आपको, वो भी आपके नॉलेज के लिए, अदरवाइज नहीं सीधे बता दिया जाता है। ठीक, तो हो गया बेटा ना। तो यहाँ से करेंगे उसको 2 पाई एफ सी के क्या हो गया? बराबर। यह कोई फ्रीक्वेंसी है, एफ सी आपका क्या आएगा? हो गया। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे आप एडमिटेंस। एक टर्म आता है एडमिटेंस ऑफ द सर्किट, ADMITTANCE एडमिटेंस, ADMITTANCE, ADMITTANCE एडमिटेंस वाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। ठीक, वाई ये सिंपली कह लो, ये पूरी सर्किट की इम्पीडेंस जो जेड होता है उसी के बराबर होता है। ठीक, क्या होता है? उसी के बराबर होता है। तो वाई की वैल्यू उसके क्या रेसिप्रोकल के बराबर होता है, वाई इक्वल टू 1/z। ठीक, तो जो सर्किट का जेड होगा इम्पीडेंस होता है बेटा, तो जो इम्पीडेंस आपकी सर्किट की टोटल इम्पीडेंस होगी पूरी सर्किट की, वो जेड इक्वल टू लिखते हैं B0/I0 या VRMS/IRMS। पीक वैल्यू लेंगे तो दोनों का पीक, RMS वैल्यू लेंगे तो दोनों का RMS वैल्यू। तो जो आपका होता है इम्पीडेंस सर्किट का एडमिटेंस में इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट। रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट, ये सर्किट के इम्पीडेंस के रेसिप्रोकल के क्या होगा? बराबर होगा। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट। ठीक, तो सर्किट के इम्पीडेंस से क्या होगा आपका? इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल के बराबर होती है। इट इज़ क्या हो गया? रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक जी, तो सर्किट का जो इम्पीडेंस है उसके रेसिप्रोकल के क्या होता है आपका? इक्वल होता है। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका? इक्वल होता है। ठीक, तो नीचे लिखेंगे
अब जो एडमिटेंस निकालना है तो y की वैल्यू 1/, क्या होता है, z के बराबर होता है, यानी कि y की जो वैल्यू होगी बेटा अगर लिखेंगे तो y का 1/, कितना, z, और z की जो वैल्यू आपकी होती है वो होता है बेटा v0/, कितना, i0, r इसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1 या तो अलग से लिख देते, पहले अलग से लिख देते, और इसकी जो यूनिट होती है बेटा, क्योंकि z की यूनिट ओम होगी तो ये ओम के पावर -1, अगर हम लोग यूनिट लेते हैं, ठीक है, यूनिट लेते हैं तो ओम के पावर क्या, इनवर्स, ओम के पावर -1, या इसे पर एमएचओ कह देते हैं, ओम, साइमन, ठीक, और सिंबलाइज जब करते हैं तो ओम को हम लोग लिखते हैं दिस, तो ओम के पावर -1 हो जाएगा, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं, और z की जो वैल्यू आपकी होती है वो v0/i0, या कह लो क्या Vrms/i/rms के बराबर हो जाएगा, नोट कर लेंगे, लिख दे होगी z = where z की जो वैल्यू होगी बेटा v0/i0, और यही कट होगा Vrms/ कितना, i/rms, ठीक। वैसे आरएमएस वैल्यू के बेस पे ही हमें इसका आरएमएस वैल्यू नोन होती है तो उसी के बेस पे देते हैं, फिलहाल जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वहाँ से निकाल लेंगे आप। इसी को एडमिटेंस कहते हैं, रेसिप्रोकल, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है, ठीक, जो प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को हम लोग चालकता कहते हैं, कंडक्टेंस, वैसे ही जो क्या होता है आपका एडमिटेंस होता है वो जो हमारा क्या है, जेड है, यानी इम्पीडेंस सर्किट की है, उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, ठीक। नेक्स्ट कर लीजिएगा ससेप्टेंस, ये भी इसी समय लिख लीजिए तभी, ससेप्टेंस, SUSCEPTANCE, ससेप्टेंस, ससेप्टेंस, हो गया, ससेप्टेंस, यस से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लिख लीजिए, द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस the reciprocal of reactance is defined as susceptance, ये डिफाइंड है ससेप्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, ससेप्टेंस कहते हैं, यक्स, ठीक, यानी एस की जो वैल्यू होती है 1/x के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। और क्योंकि इसकी भी वैल्यू यूनिट हमारे क्या रहेगी, रिमेन्स सेम रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे दो टाइप के हम लोग जो कि ससेप्टेंस जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, वो रिएक्टेंस पढ़े थे, वो दो टाइप है, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसके रेसिप्रोकल को हम लोग कहेंगे कैपेसिटिव ससेप्टेंस, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता था उसके किसको रेसिप्रोकल कहेंगे, इंडक्टिव ससेप्टेंस कह लेंगे, ठीक। तो लिखिएगा इट इज ऑफ टू टाइप्स, नेक्स्ट लाइन से लिखो, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला इंडक्टिव ससेप्टेंस, पहला लिखेंगे इंडक्टिव ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस, SUSCEPTANCE, इंडक्टिव ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस। अच्छा, आप लोग कौन कौन लोग ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, हाथ उठाओ, अच्छा आप लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, अच्छा, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके ट्रिपल दायित्व तो हैं, है ना, एक तो आप नहीं कर रहे हो उसका खतरा है ना, है ना भाई, जैसे जो कर रहा है तो उसके पास एक खतरा कम है, कहेंगे हमको आप ग्रेजुएशन करवा रहे थे तो कैसे दोनों बार बार बन जाता, तो आप तो ऐसा नहीं कह सकते, जो कर रहे हैं वो लोग क्या, उनके पास कहेंगे हम तो एक डिग्री ले रहे थे ना, क्यों जीते दिए, है, तो
तो वो लोग तो एक डिग्री ले रहे हैं साथ में, बट आप लोग कोई डिग्री नहीं ले रहे, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ज़्यादा मेहनत करना है। फिलहाल ऐसा नहीं भाई साहब आप लोग कहो कि हम तो मौका मिल गया हम नहीं करेंगे, ठीक होगा तभी तो आप मेहनत करेंगे, वो चाहे आपका क्या कुछ और कर रहे हो या ना कर रहे हो, ठीक। लेकिन आपके साथ रिस्क क्या है? ज़्यादा है ना। जैसे इन लोगों गार्जियन ने क्या कहा होगा, अच्छा बाबू ऐसा करो एक काम करते रहो साथ में उधर चलता रहेगा, है ना। हाँ अब आप क्या कहोगे? है ना। तब इसलिए पढ़िए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। चलो देखो, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में दो मेजर कैटेगरी होती हैं। एक भैया हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। एक है कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो 50 बीघा गाँव पे खेती है, नहीं कुछ होगा तो गन्ना बोवाएंगे। खासकर चौधरी बिरादरी हमारे बस्ती की बड़ी बदनाम है इसके लिए, ठीक। तो वो कंडीशन क्या होता है कि अगर नहीं कुछ है तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये नहीं जानते जो बोवाता है उससे पूछो कितना बचता है बाद में, ठीक। अगर आपके घर में करने वाले कोई नहीं है तो जितना आप टोटल लगाते हैं ना तो शायद वो भी घट जाएगा, आपको क्या उतना भी निकलना मुश्किल। कहीं अगर आ गया आधी तूफान और क्या मौसम ख़राब हो गया तो वो भी चले गए, ठीक। तो इसलिए पढ़ डालिए, सबसे सेफ क्या है वही है। फायदा नहीं लेकिन मज़ा हो। हाँ खेती में फायदा नहीं लेकिन मज़ा हो। तो लो भैया मज़ा काहे नहीं पढ़ रहे हो है ना। मतलब सुबह लोग निकल जाते हैं, बताओ दोपहर में चाय पी रहे हैं, कह रहा मज़ा आता है, जो करता है उससे पूछो कितना मज़ा आता है ना। इसलिए ऐसा जो करते हैं उससे पूछिए। ठंडा का मौसम होता है आजकल, क्या गांव पे गन्ने छिले जा रहे हैं, आदमी मिल रहे हैं, नहीं तो जाना तो पड़ेगा आपको, मिलेंगे तो भी आपको जाना पड़ेगा। अब उस ठंडी में जब आप रजाई में घुसे रहते हो तो वो क्या खेत में होते, पूछो कितना मज़ा आता है वहाँ पे। और ना हो तो 4 दिन जाके मज़ा ले आओ तुम भी, है ना। बुला रहे थे लेकिन गए नहीं, बुला रहे थे लेकिन गए नहीं। चलिए ठीक हो गया बेटा। तो ये केस आपका होता है यहाँ से, तब लिखिएगा 2 टाइप के हो जाएंगे। एक कौन सा लिखा आपने? इंडक्टिव ससेप्टेंस। जब इंडक्टिव ससेप्टेंस कहेंगे तो जैसे एल इक्वल टू होगा 1/, क्या कितना एक्सएल, ठीक। एसएल की जो वैल्यू होगी 1/, क्या होगा एक्सएल के बराबर होगा। तो ये वैल्यू होती है 1/, एक्सएल की वैल्यू भी पढ़ा था बेटा, क्या ओमेगा ही है, ठीक। और यही बराबर क्या था 1/, कितना 2 एल। तो ये हो गया बेटा हमारा एसएल, यानी कि इंडक्टिव क्या ससेप्टेंस की वैल्यू यहाँ से दिखा देते हैं, इंडक्टिव ससेप्टेंस, ठीक। हो गया? अरे उनकी पावर -1 वही होगा, रिवर्स कर रहे हैं ना आप। दूसरा कैपेसिटिव ससेप्टेंस, हाँ बेटा नहीं सीधा फार्मूला लिख लो बेटा, क्या लिखना है ऊपर डिफिनेशन तो लिख ही लिया ना क्या होता है। रेसिप्रोकल होता है 2 टाइप का हो गया, एक इंडक्टिव दूसरा कैपेसिटिव हो गया। दूसरा जब कैपेसिटिव लिखेंगे तो उससे किसे दिखाएंगे, एचसी से। ये होगा इक्वल टू 1/xc और xc की वैल्यू होती थी 1/ओमेगा × L और ये चला जाएगा कहाँ पे ऊपर ओमेगा में, ओमेगा बराबर 2 पाई सॉरी ये ओमेगा × c होता है उसका, ओमेगा × c। तो 1 अभी कहाँ चला गया ऊपर, तो 2 पाई × c के बराबर हो गया। यूनिट दोनों की सेम रहेगी, यूनिट दोनों का क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। तो ससेप्टेंस समझ गए क्या होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल आप क्या इंडक्टेंस को हम लोगों ने कह लिया ससेप्टेंस, और जो एडमिटेंस था रेसिप्रोकल आप किस पे इम्पीडेंस को कह लिया एडमिटेंस। दोनों चीज़ें वही हैं, बस एक होता है क्या कंबाइंड सर्किट के लिए, एक इंडिविजुअल सर्किट के लिए हो गया, ठीक। दोनों का काम वही है, ठीक। नेक्स्ट आता है बेटा पावर इन एसी सर्किट, ठीक। हेडिंग कर लेंगे पावर इन एसी सर्किट, छोटा सा ये नोट कर लिया।
नीचे लिखिएगा पावर इन एसी सर्किट। चलिए द पावर ऑफ एसी सर्किट इज गिवन बाई पावर ऑफ एसी सर्किट इज गिवन बाई, जैसे बेटा डीसी सर्किट में जो पावर हम लोग लिखते हैं ना P/VI सीधे लिख देते हैं क्योंकि वहाँ पे फेज बदलता नहीं है, ठीक। बट जब एसी सर्किट की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे फेजर्स की जो वैल्यू आपकी होती है क्या होगा, फेज वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में P की जो वैल्यू आपकी होती है वो आता है क्या, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ठीक। तो नीचे लिखिएगा द पावर ऑफ एसी सर्किट इज गिवन बाई P की जो वैल्यू होगी बेटा, यहाँ पे पावर जब लेते हैं, ठीक, तो ये लिखते हैं बेटा VRMS इंटू कितना IRMS इंटू cos फाई। फाई हो गया फेज डिफरेंस, फाई क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस जो आपका होता है उसे हम लोग फाई कहते हैं। फाई क्या होगा आपका यहाँ पे, फेज डिफरेंस कहलाता है, वेयर फाई इज फेज डिफरेंस। नहीं, फार्मूला तो यही रहेगा, फाई की वैल्यू अलग अलग रखने पे वहाँ पावर अलग अलग आपको मिलेगा। जैसे जब आप इंडक्टिव सर्किट लिखेंगे तो फिर फाई की वैल्यू 90 हो जाएगा, और जब 90 हो जाएगा तो cos 90 वैल्यू 0, तो पावर क्या 0। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट लेंगे वहाँ पे फेज की वैल्यू 90 होता है, तो वहाँ जिस्ट क्या होगा, पावर लॉस 0। इसीलिए कहा जाता है प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव एंड LC सर्किट में पावर लॉस जो होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना मिलता है आपको, 90 डिग्री, ठीक। तो ये केस आपका हो गया, P की वैल्यू होगी VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई के बराबर हो गया। फाई आपका फेज डिफरेंस है B और I के बीच में, ठीक। अब यहाँ पे जो पावर होते हैं बेटा, कभी हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर, पूछा जाता है इस पर एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर। तो लिख लीजिएगा इस पावर, ठीक है, लिखिए पहला इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस मतलब बेटा इस इंस्टेंट पे जो पावर आपकी सर्किट की होगी उसी को हम लोग क्या टर्म देते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर कह लेते हैं। क्या कहेंगे उसे, इंस्टेंटेनियस पावर। तो लिखिए इंस्टेंटेनियस पावर, लिखिए उस इंस्टेंट पे जो उनका फेज डिफरेंस होगा, ठीक। किसी इंस्टेंट पर अगर वेरिएबल आपका है तो उसके इस पे उस इंस्टेंट पे जो फेज डिफरेंस है उनकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लिखिए सपोज इन ए सर्किट, कोई अगर सर्किट आप लेते हो, V की वैल्यू जो ले रहे हैं बेटा V0 साइन ओमेगा टी। सपोज इन सर्किट V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर यहाँ पे जो फेज की वैल्यू लिया हम लोगों ने क्या ले लिया बेटा, ठीक है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिख लिया आपने, फाई लिख लिया, ठीक। अब अगर इंस्टेंटेनियस पावर लिखेंगे तो P इक्वल टू VI होगा। अब B की वैल्यू V0 साइन ओमेगा टी है, I की वैल्यू कितना है, I0 साइन ओमेगा टी इंटू फाई है। तो नीचे लिख लीजिएगा सो P इंस्टेंटेनियस पावर होगा बेटा V इंटू I के बराबर, ये हो गया V0 साइन ओमेगा इंटू टी इंटू I0 कितना साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो गया, फाई के बराबर हो गया। साइन ओमेगा टी इंटू कितना हो जाएगा आपका, पाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उसकी वैल्यू को पुट करके क्या करेंगे, निकाल देंगे। या उसे लिख सकते हैं V0 इंटू I0 साइन ओमेगा टी इंटू साइन क्या ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक। तो मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू रहेगा उसको आप डिटरमाइन कर लेते हैं, हो जाएगा। इनक्लोज कर लेना ये इंस्टेंटेनियस पावर। इसके बाद में कैसे लिख सकते हैं आप, इंस्टेंटेनियस इक्वल टू V0 इंटू I0 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस कितना, फाई। इस तरह से भी आप लिख लेते हो, जैसा भी आप लिखना चाहेंगे, रिजल्ट आपका वही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा एवरेज पावर। जो हम लोगों को कैलकुलेशन पूछा जाता है वो एवरेज पावर पे मेनली बनता है। किस पे, एवरेज पावर इन एसी सर्किट, ठीक। तो लिखिए एवरेज पावर हो गया। लिखिए द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर
एवरेज ऑफ क्या, इंस्टेंटेनियस पावर इन एन एसी सर्किट, इन एन एसी सर्किट ओवर ए फुल साइकिल, ओवर ए फुल साइकिल, ओवर ए क्या बेटा, फुल साइकिल, ठीक है, इन एन एसी सर्किट ओवर ए फुल साइकिल इज कॉल्ड एवरेज पावर, इज कॉल्ड एवरेज पावर। और बेसिकली हम लोग लिखा है बेटा पहले फार्मूला जो पावर का वो जनरल जो लिखते हैं VRMS इंटू IRMS cos फाइव एवरेज पावर का ही फार्मूला होता है, ठीक। तो जब यहाँ पे लिखेंगे ये रिप्लेस कर देंगे, जब आप यहाँ पे लिखाओगे कि एवरेज की वैल्यू ये हो जाएगा VRMS इंटू कितना, IRMS इंटू कितना, cos फाइव का, ठीक। तो VRMS की वैल्यू कितनी है, VRMS V नॉट बाई रूट टू, V नॉट बाई रूट टू, V नॉट बाई रूट टू, IRMS की वैल्यू I नॉट बाई रूट टू इंटू कितना, cos फाइव। अब V नॉट बाई रूट टू इंटू I नॉट बाई रूट टू, यानी V नॉट इंटू I नॉट, तो रूट टू इंटू रूट टू 1/2 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, हाफ V नॉट इंटू I नॉट इंटू cos फाइव। ये एवरेज पावर की वैल्यू आपकी हो जाएगी, पी एवरेज जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ से आपको ऑब्टेन हो जाता है, ठीक। और तीसरा फार्मूला अगर हम इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, आई स्क्वायर या वी स्क्वायर के टर्म में लेते हैं, तो उस कंडीशन में लिख लीजिएगा आर करके। दूसरा अगर हम रिलेट करने का रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का ओमिक कंडीशन आपको दी गई है, क्या ओमिक कंडीशन है, ओमिक अगर सर्किट केवल दिया गया है तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसे लिख देते हैं पी एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस, आई स्क्वायर इंटू आर पढ़ा है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ठीक। आई आर एम एस का फुल स्क्वायर इंटू कितना होगा आर, या अगर आपको आर और जेड दोनों दिया गया हो तो उस केस में हम लोग लेते हैं वी स्क्वायर बाई आर, वहाँ पढ़े थे तो बी स्क्वायर VRMS का स्क्वायर इंटू आर अपान क्या लिख लेंगे हम लोग, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर लिख लेते हैं। तो आर का किसी किसी लिखते हैं बेटा VRMS का स्क्वायर इंटू आर बाई जेड स्क्वायर, फिर हम उसमें जो यूज होता है तो ऊपर वाला ही हम करते हैं, ठीक। और इनकेस कहीं अगर अरे पी कल टू वी इंटू वाई पढ़ा है, आर रेजिस्टेंस है केवल ओमिक। दूसरे में अगर मान लो रेजिस्टेंस है तब खाली हम लोग वी स्क्वायर बाई आर कर लेंगे, बट अगर आपको क्या उसका इम्पीडेंस के टर्म में दिया गया है, ओमिक सर्किट भी है, तो वी स्क्वायर क्या पावर लॉस केवल हमारा कहाँ ओमिक सर्किट में होगा ना, तो उस कंडीशन में आप वी स्क्वायर इंटू आर अपान क्या होगा, जेड स्क्वायर के बराबर होगा, जेड उसका इम्पीडेंस ले लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, यही जो एवरेज पावर होता है इसी को ट्रू पावर भी कहते हैं बेटा, यही सर्किट में ऑब्टेन होता है, जो एवरेज पावर होता है इट इज आल्सो कॉल्ड क्या, ट्रू पावर, उसी को हम लोग ट्रू पावर भी कहते हैं। एवरेज पावर इज आल्सो नोन एज ट्रू पावर, ठीक। दूसरा एपरेंट और वर्चुअल पावर एक होता है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एपरेंट और वर्चुअल पावर, एपरेंट और वर्चुअल पावर, एपरेंट पावर या उसी को दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा हम लोग, वर्चुअल पावर कहते हैं, लिखिएगा एपरेंट और वर्चुअल पावर। तो लिखना द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ apparent voltage and apparent current, product of apparent voltage and apparent current in an electric circuit, apparent voltage and apparent current in an electric circuit is called apparent power, is called apparent power, उसी को हम लोग apparent power कहते हैं। and it is always positive,
एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो पी अपरेंट की जो वैल्यू लिखते हैं बेटा वो बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस के बराबर लिखा जाता है, ठीक। एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बेटा। पी अपरेंट की जो वैल्यू होती है ये बी आर एम एस इंटू कितना आई आर एम एस के बराबर होता है। बी आर एम एस की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा बी नॉट बाई रूट टू, ठीक। और आई नॉट की वैल्यू होगी आई नॉट बाई कितना रूट, ठीक। बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस या बी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट और बाई रूट टू, तो रूट टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाई 1। यही हम लोग लिखते हैं हाफ वी नॉट इंटू आई नॉट, ये अपरेंट पावर शो करता है, ठीक। और ऊपर वाला हमारा रियल पावर को शो करता है, क्योंकि यहाँ फेज की बात नहीं की गई, ठीक। इसका मतलब ऐसा ये जो यूज होता है वो मेनली हमारा क्या हार्मोनिक साइकिल के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन किसी के लिए भी अगर अपरेंट निकालना है तो इस फार्मूले से हम लोग डिटरमाइन कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, टिक कर लेना, को पूछा जाता पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एक टर्म आता है बेटा पावर फैक्टर। जो सर्किट हमारी होती हैं, सर्किट में पावर फैक्टर यानी cos फाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो जो भी आपका वोल्टेज या करंट लीड या लैग कर रहा है तो उसका कोसाइन को हम लोग कह लेते हैं उसका पावर फैक्टर। तो लिख लीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज, अब जो बेसिक पॉइंट्स है वो सारे आज ये हो गए, कल आपकी सर्किट शुरू होगी, ठीक। तो ये टर्म्स बार बार आएंगे इसलिए ये पहले आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स तो ऑलरेडी आपने बोर्ड में पढ़ रखे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं हैं तो वो चीज़ें आपको बता दी गई। तो लिखिएगा पावर फैक्टर, इट इज़ डिफाइंड एज कोसाइन ऑफ द, इट इज डिफाइंड एज कोसाइन मतलब cos ऑफ द एंगल ऑफ लीड और लैग, एंगल ऑफ लीड और आर लैग, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल आपका बन रहा है आगे पीछे, ठीक। या तो वोल्टेज लीड कर रहा है या तो करंट लीड कर रहा है, तो उनके जो cos फाई होगा उसी को हम लोग कह लेते हैं पावर फैक्टर, लीड और लैग, दैट इज cos फाई, दैट इज cos फाई। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is also defined as the ratio of resistance and also defined as the ratio of resistance and impedance, also defined as the ratio of resistance and impedance, also defined as the ratio of resistance and impedance, that is पावर फैक्टर इक्वल टू आर बाई जेड। दूसरा हम लोग लेते हैं जो पावर फैक्टर है बेटा पी एफ से अगर दिखा दें इसकी वैल्यू आर बाई कितना जेड का, एक रिलेशन तो cos फाई से कहा, उसी को हम लोगों ने दूसरा क्या कह लिया आर बाई जेड के बराबर होता है। पावर फैक्टर इक्वल टू कितना हो गया आर बाई जेड, ठीक। रेजिस्टेंस जेड में इम्पीडेंस पूरी सर्किट का, इम्पीडेंस हाँ पूरी सर्किट का कंबाइंड जो होगा, ठीक। और तीसरा हम लोग लेते हैं ट्रू पावर अपन अपरेंट पावर का रेशियो भी हमारा क्या cos फाई के चूँकि बराबर होता है तो उस कंडीशन में उसको भी हम लोग क्या कह लेते हैं पावर फैक्टर। आर के लिए आर इट इज रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द अपरेंट पावर, इट इज द रेशियो ऑफ true power to the apparent power, true power to the apparent power, true power to the apparent power, the ratio of true power to the apparent power। true power और apparent power का जो रेशियो होगा उसे भी हम लोग क्या कहते हैं पावर फैक्टर कह लेते हैं, ठीक। ट्रू पावर और किसका बेटा apparent पावर का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या कह लेंगे पावर फैक्टर कह लेंगे, ठीक। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी होती हैं, यहाँ से हम लोग डिनोट कर लेते हैं।
कि क्या होगा कैसे होगा, वहाँ से उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। आप समझ गए। अब कल हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ जो हमारी सर्किट होती है, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, फिर कॉम्बिनेशन LC सर्किट, CR सर्किट, LR सर्किट एंड LCR सर्किट। ठीक, तो ये जो डिफरेंट टाइप की हमारी क्या होगी, इंडिविजुअल सर्किट्स हैं और फिर हमारे जो कंबाइंड सर्किट हैं। इंडिविजुअल सर्किट और क्या जो कंबाइंड सर्किट है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। सर शायद उधर देखिए हैं वहाँ, तो उस केस में क्या होगा, अलग अलग कंडीशन में वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो रजिस्टिव आपका होता है, जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ जो सर्किट पढ़ेंगे ऐसे सर्किट, तो प्योरली रजिस्टिव और तब तक कराई थे जब तक। तो कल लिखेंगे फिलहाल इसमें जो टाइप्स आप सर्किट करेंगे, प्योरली थोड़ा समझ लीजिए। जब बात करते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का, टाइप्स ऑफ सर्किट जब करेंगे तो आता है प्योरली क्या, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। थोड़ा पढ़ के आइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मीनिंग है जिसमें ओनली क्या होगा, रेजिस्टेंस। हम लोग कहते हैं दोज ऐसे सर्किट विच कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, यानी ओमिक रेजिस्टेंस जिसमें केवल लगा होता है उसी को टर्म देते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। राइट, ऐसे सर्किट है इसमें केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे सप्लाई दे रहे हो तो ठीक, ये जो वैल्यू होगी करंट आपकी यहाँ से मान लो क्या हो रही, फ्लो हो रही है। ऐसे सर्किट को हम लोग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। क्या होंगे, दोनों सेम फेज में होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे वेव डायग्राम बनाते हैं इसका, वोल्टेज और करंट जो अभी तक हमने पढ़ते आए हैं वही वाला यहाँ पे आपका अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो एक V हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका I हो जाएगा। यहाँ जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा क्या करंट भी उसी रेशियो में आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है। रेजिस्टिव सर्किट का आपका टाइम हो गया, इसे वोल्टेज कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम लोग, एम्पलीट्यूड इसका I का हमेशा कम क्यों रखते हैं, जनरली माना जाता है V=I/R। ठीक, तो ये मोस्ट ऑफ केसेस में पाया जाता है जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी जो सर्किट हम लोग लेते हैं 1 ओम से कम नहीं होता है। तो V की वैल्यू चूँकि उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, और R की वैल्यू जनरली मोर देन 1 ओम लेते हैं, तो वो मोर देन 1 में किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट वैल्यू ज़्यादा आती है, इसीलिए माना जाता है। ठीक, ये केसेस आपके होते हैं। अब इसके बेस पर कल आप डिटेल में थोड़ा पढ़ा जाएगा कैसे क्या होते हैं। तो थोड़ा सारी बुक में है, चाहे आपका बोर्ड की बुक होंगी चाहे कॉम्पिटेटिव होंगी, सभी बुक्स में आपके ये प्रेजेंट है। ठीक, तो करके आइएगा, हो जाएगा। चलिए ठीक सर, आगे